सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जितना प्यार, जितना विश्वास दिया, मेरा दिल गदगद हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार तिवारी। उन्होंने जिस तरह से आज इतने प्यार से हम लोगों को अपने घर पे खाने को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज रात को हम इनके घर जरूर खाने के लिए जाएंगे। थैंक यू, लव यू टू। दोस्तों, आपके बीच में आज आके मेरे को अपने दिल्ली के ऑटो वालों की याद आती है। दिल्ली में जब हम पहला चुनाव लड़े थे 2013 में, उसके पहले जब मैं ऑटो वालों के बीच में गया, दिल्ली में ऑटो वालों को जनता बहुत गालियां दिया करती थी उन दिनों में। कहते थे ऑटो वाले माफिया, ऑटो माफिया है। उनको कहते थे टैक्सी माफिया है। कहते थे ऑटो वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, मीटर से नहीं चलते। तरह तरह की बातें किया करते थे। मैं ऑटो वालों के बीच में गया, उन्होंने बताया किस तरह से सुबह से शाम तक उनको कितनी पैसे की रिश्वत देनी पड़ती है। हर चौराहे के ऊपर पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, आरटीओ दफ्तर में पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को पता नहीं कितने दफ्तरों में पैसे देने पड़ते हैं। फिर मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई ऑटो वालों की। मेरे को कई लोगों ने समझाया, चुनाव लड़ रहे हो, ये ऑटो वालों का साथ मत दो। ऑटो वालों का साथ दोगे जनता नाराज हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती। मैंने फिर भी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में मैंने ऑटो वालों को कहा, मैंने कहा जनता जो मर्जी, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैंने जाके जगह जगह जाके दिल्ली की जनता को बोला, मैंने कहा अगर ऑटो वाला माफिया है तो इस माफिया ने पैसे कमा के अपने लिए कोठी तो बनवा ली होती, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो कमा ली होती। ये सारा माफिया सारा दिन लूटने के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो ये माफिया नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विक्टिम है, ये पूरे सिस्टम का सताया हुआ है। असली माफिया कौन है? ये नेता असली माफिया है, ये पार्टियां असली माफिया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, दबा रखे हैं। और इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वालों को और टैक्सी वाले बेचारे ईमानदारी से कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ईमानदारी से कमाई का। तो मैं साथ खड़ा हुआ ऑटो वालों के। और आज मैं यहां पे खड़ा होकर जो बात बोलने जा रहा हूं, इसमें कोई मैं ऐसा नहीं कि आपके बीच में आया हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं हर जगह ये बात बोलता हूं कि दिल्ली में जो पहली बार हमारी सरकार बनी, उसमें 70% योगदान ऑटो और टैक्सी वालों का था। ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से हमारी सरकार बनी। इसीलिए मैं जिस भी राज्य के अंदर चुनाव लड़ने जाता हूं, पहले ऑटो वालों से जाके बात करता हूं। कोई पार्टी आपके पास नहीं आई होगी आज तक? आई कोई पार्टी? कोई वोट मांगने नहीं आई। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप अगर सारे जने टैक्सी और ऑटो वाले इकट्ठे हो जाओ, आप किसी भी पार्टी को जिता सकते हो और किसी भी पार्टी को हरा सकते हो। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी ताकत पहचान ली, सारी पार्टियां लाइन लगाएंगी आपके सामने हर चुनाव के पहले। तो ऑटो वालों ने हमारी क्या मदद की? ऑटो वालों ने कैसे जिताया हमको? उन्होंने 2 काम किए। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम जय ईमानदार लोग हैं, हमारे पास शुरू में कोई डोनेशन भी नहीं देता था, अब तो थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हैं लोग। तो जब नई नई पार्टी थी हमारी, पैसे थे नहीं, दिल्ली के हर ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया। उस पोस्टर पे लिखा था,
इस बार चलेगी झाड़ू। और एक ऑटो वाला पूरा दिन कितने 100-150 किलोमीटर तो घूम लेता है, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। किसी पार्टी के पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था जो हमारे पास था। दिल्ली के 1 लाख ऑटो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू चल गई, हम जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक काम किया, ऑटो वालों का पूरा सिस्टम बदल दिया। अभी मैं नोट कर रहा था, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो नोट कर ली, आपकी लिख रहा था मैं बैठ के, जो जो बता रहे थे। अभी और भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं कईयों को मौका नहीं मिला, हाथ खड़े कर रखे थे, उनकी भी लिखता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम बहुत है, सिस्टम गड़बड़ है सारा का सारा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जीतने के बाद हमने पूरा सिस्टम बदला। जितने अंदर ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बना रखे हैं जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि कैसे इनसे पैसे नोचें, कैसे इनसे पैसे छीनें, कैसे इनका खून चूसें। अगर ईमानदार सरकार आती है तो ये सारे कानून बदल देती है। हमने सारे कानून बदले, एक एक करके इनके साथ बैठ के, ऑटो वालों के साथ बैठ के एक एक कानून बदला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के, बड़ी बात बोल रहा हूं, दिल्ली के किसी ऑटो वाले को फोन कर लेना, अगर दिल्ली का ऑटो वाला हमारी तारीफ ना करे तो वोट मत देना मेरे को। दिल्ली का एक एक ऑटो वाला मेरे को छोटा भाई मानता है, और दिल्ली के कई ऑटो वालों के पास मेरा फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है, सीधा सीएम को फोन करता है दिल्ली का ऑटो वाला, सीधा सीएम को एसएमएस करता है। फोन तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊं, एसएमएस करता है और उसका काम होता है। ये ताकत है दिल्ली के ऑटो वालों की। तो दोस्तों, जैसे दिल्ली के ऑटो वाले मेरे को अपना भाई मानते हैं, आज मैं आप लोगों से रिश्ता बनाने के लिए आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। बनाओगे अपना भाई? आपका भाई बनने के लिए आया हूं। जैसे भाई होता है, घर में कोई समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई समस्या हो जाए, आप भाई के पास जाते हो ना, तो आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं। केवल ऑटो की नहीं, घर में बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, मेरे पास आ जाना। घर में कोई बीमार है, मेरे पास आ जाना। ऑटो ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास आ जाना। टैक्सी ठीक नहीं चल रही, मेरे पास आ जाना। सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं। आज मैं लुधियाना में आपके बीच में आपके साथ 2 घंटे से बैठा हूं, इसीलिए इसी से साफ जाहिर है, आज तक कोई पार्टी ने आपको नहीं बुलाया होगा, किसी पार्टी ने आपके साथ मीटिंग नहीं करी होगी। और अगर मेरे को मीटिंग वैसे ही करनी होती, मैं आता, भाषण देता और चला जाता। पिछले 2 घंटे से बैठ के एक एक की बात सुन रहा हूं, नोट कर रहा हूं मैं। इसका मतलब नीयत साफ है कि नहीं है? नीयत साफ है, समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। तो दिल्ली में खूब काम किए, पहले तो छोटे छोटे, दिल्ली में सबसे, जैसे मैंने बताया कि किराया कई सालों से नहीं बढ़ा था, हमने दिल्ली के ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का किराया बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? पहले क्या होता था, 4 अफसर बैठ जाते थे और वो अपनी कुछ भी, अफसरों को क्या पता ऑटो कैसे चलता है? पता है अफसरों को? उनको क्या पता दफ्तर के अंदर ऑटो कैसे चलता है? उनको क्या पता ऑटो वालों की क्या समस्या है? हमने एक कमेटी बनाई, उसमें 2 अफसर थे, बाकी सारे ऑटो वाले थे। ऑटो वालों ने अपना किराया खुद तय किया। अब इसमें आप सोचिए, पते की बात है, ऑटो वाला कभी भी ज्यादा किराया तय नहीं करेगा, क्योंकि ऑटो वाले को पता है मैंने ज्यादा किराया तय कर दिया तो सवारी नहीं बैठेगी। तो ऑटो वाला उतना ही किराया तय करेगा जितना उसका घर का खर्चा भी चल जाए और सवारी भी बैठे। जैसे दिल्ली के अंदर ओला उबर चलती है, ऑटो वाले को पता है अगर मैंने ज्यादा किराया तय कर दिया तो ओला उबर में बैठना चालू कर देंगी सवारियां। तो उन्होंने उतना ही किराया तय किया कि उनका धंधा भी चलता रहे और सवारी के ऊपर भी आंच ना आए। तो उन्होंने उनको हमने उन्हीं की कमेटी बना दी, तुम ही तय कर लो अपना, उन्होंने खुद ही तय किया किराया। तो सबसे बड़ी बात, पंजाब के अंदर भी एक ऐसा कॉरपोरेशन बनाएंगे जिसके अंदर ऑटो और टैक्सी वालों को ऊपर टॉप लेवल पे रखेंगे। तो जितनी भी पॉलिसी बनेंगी पंजाब में, वो पॉलिसी सारे, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूं हर जगह ये है
कि जो भुक्तभोगी है उससे पूछा ही नहीं जाता, सरकारें पॉलिसी पे पॉलिसी पॉलिसी पे पॉलिसी बना देती। अब पंजाब की ऑटो और टैक्सी की पॉलिसी आप बनाओगे, अफसर नहीं बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हमने सारे कानून बदले। एक अभी हमने सिस्टम बना दिया, अब फेसलेस सर्विस शुरू कर दी। किसी भी ऑटो और टैक्सी वाले को आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फेसलेस है, ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन करो। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, आपको करनी नहीं आती ऑनलाइन, या ऑनलाइन काम नहीं कर रही, तो हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076। उस नंबर पे फोन करो, दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आने के पहले वो आपसे पूछेगा क्या काम है, आप बताओगे जी ये काम है, वो आपको बताएगा ये कागज लगेंगे, ये कागज तैयार रखना। फिर पूछेगा कितने बजे आऊं। आप अगर उसको रात का भी टाइम दोगे ना, जी मैं 10 बजे आना, मैं तो ड्यूटी से 10 बजे आता हूं, तो रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। तो पूरी सर्विसेज हमने फेसलेस कर दी। एक चीज के लिए बस अब आपको आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता है, फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए गाड़ी ले जानी पड़ती है, तो गाड़ी ले जानी पड़ती है फिटनेस के लिए, उसकी भी फीस वगैरह तो ऑनलाइन जमा हो जाती है। गाड़ी लेके एक बार, साल में एक बार आपको दफ्तर जाना पड़ता है, आरटीओ दफ्तर, और कोई जरूरत नहीं है जाने की। फिटनेस फीस वो माफ कर दी, अब कोई फिटनेस फीस नहीं देने की किसी ऑटो टैक्सी को, सरकार फिटनेस फीस भरती है आपकी। सबसे बड़ी बात, जब कोरोना आया आपकी तो रोजी रोटी खत्म हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के घर में पैसे नहीं थे, पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार थी, हमारी सरकार थी। हमने 1.5 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में 5,000 रुपए पिछली साल डाले और 5,000 रुपए इस साल डाले। 10-10 हजार रुपए हमने 1.5 लाख टैक्सी वालों को, हर टैक्सी वाले को 10-10 हजार रुपए दिए, 1.5 लाख को दिए। कितने बने? 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए आज तक भारतवर्ष में किस सरकार ने अपने टैक्सी और ऑटो वालों को दिए? किसी ने नहीं दिया। इसीलिए कह रहा हूं, भाई बनने आया हूं मैं भी चाहता तो ये लिख लिए थे मैंने, हाँ जी आपकी पार्किंग नहीं है, हमारी सरकार आई पार्किंग करेंगे। चंडीगढ़ ऑफिस, हाँ जी हमारी सरकार आई चंडीगढ़ ऑफिस ठीक कर देंगे। आरसी वायलेशन होता है, मैं भी कह देता ये करने, वो नहीं करने आया, आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं। तो यहां पे सरकार बनेगी, एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, उसके टॉप के ऊपर जो भी बॉडी होगी डिसीजन मेकिंग, उसमें ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को और यूनियन वालों को रखेंगे। एक है एक्सीडेंट अगर किसी भी ड्राइवर का होता है, उसका पूरा इलाज का खर्चा पंजाब सरकार देगी, उसको कोई खर्च करने के, कितना भी खर्चा आए उसका। अभी इंश्योरेंस की बात करी एक भाई, आपने इंश्योरेंस की बात करी। दिल्ली के अंदर हमने अब ऐसा सिस्टम बना दिया, दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, हमने इतने नए अस्पताल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए कि दिल्ली के किसी भी आदमी को कोई भी बीमारी हो जाए, छोटी बीमारी खांसी जुकाम से लेके उसको कैंसर हो जाए, उसका ऑपरेशन होना हो, उसको बहुत बड़ा, उसको 50, 60, 70 लाख रुपए का भी अगर ऑपरेशन होगा, दिल्ली सरकार सारा फ्री में कराती है, हर एक का। 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों का, तो अलग से ऑटो वालों के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप भी पंजाब के लोगों में, तो पंजाब में सरकार बनेगी, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिल्ली कि पंजाब की सारी जनता का सारा इलाज मुफ्त, क्रोसिन की टेबलेट से लेके और 70-80 लाख रुपए का भी अगर आपका ऑपरेशन होगा, पंजाब सरकार कराएगी। तो अभी बस
अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजा दो सब लोग एक बार इनके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी सबकी समस्याएं, लेकिन सर पार्किंग की समस्या दिल्ली में भी बहुत थी। कोई पार्किंग नहीं बना रखी थी ऑटो वालों के लिए। बेचारा जहां खड़ी करता था पुलिस वाले वहां पे डंडा मार के उससे पैसे मांगते थे। हमने अभी 490 पार्किंग बना दी हैं, तो उनकी सारी समस्या दूर हो गई। तो यहाँ भी करेंगे। अभी किसी ने बताया चंडीगढ़ ऑफिस जाना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे तो जाने की जरूरत नहीं है। वैसे काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस भी खोल सकते हैं फिटनेस वगैरह करने के लिए, लोकल लेवल पे आप कर सकते हो। दिल्ली की जो जो समस्याएं आप बता रहे थे भाई साहब, यहाँ पे एक बारी मेरे पास आ जाना, मैं आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है दिल्ली के उनके साथ बिठा दूंगा। जो भी आपकी समस्या है उनको बता देना, जो बदलने की जरूरत है वो सब ठीक कर देंगे। तो आप अपना फोन नंबर वगैरह किसी को दे दो और मैं आपको बुला लूंगा। और भी जितनी समस्याएं हैं, 5 लाख गाड़ी की वेटिंग चल पासिंग रुकी हुई है, 3 साल तक पासिंग, ये सब करेंगे। नियत होनी चाहिए, सब करेंगे। अब मैं ये जानना चाह रहा था, आज सुबह सुबह चन्नी साहब आए थे आप लोगों से मिलने के लिए, क्या क्या बता कि प्रॉमिस करके गए हैं? वो क्या क्या प्रॉमिस करके गए हैं? एक मिनट, इनको माइक दे दो, इनके पास आए थे, माइक देना इनको, माइक देना जरा, माइक सुने क्या क्या कह के गए थे। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 40 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਡੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। बाकी देखो उन की कर दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना काम तो मैंने मेरे आने के पहले ही करा दिया आपका। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं आ रहा हूं इस पे सर। मैं आपको एक बारी बता, आज मैंने एक मीटिंग में बोला था, मैंने कहा आजकल पंजाब के अंदर एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जब भी पंजाब आ रहा हूं पिछले 2-3 महीने से, पंजाब आके मैं जो भी घोषणा करके जाता हूं 2 दिन बाद वो घोषणा कर देते हैं। करते नहीं है कुछ भी, घोषणा करते हैं। एक मिनट, घोषणा मैं आया, मैंने कहा जी मैं बिजली, दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी। आप किसी से फोन करके पूछ लो, 75% दिल्ली के लोगों के बिजली का बिल 0 आता है। तो मैंने कहा कि अगर हमारी पंजाब में सरकार बनेगी, हम पंजाब के लोगों का भी 0 बिजली का बिल देंगे। 2 दिन बाद चन्नी साहब ने कह दिया आज से पंजाब के लोगों का बिजली का बिल माफ। किसी का हुआ भाई साहब? किसी का बिजली का बिल माफ हुआ हो? किसी का नहीं हुआ। झूठ बोला। अभी तो चुनाव के पहले उनका ये हाल है, चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। झूठे वादे कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने, मैंने कहा, मैं अगली बार आया, मैंने कहा जी 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए। उन्होंने कहा मैं भी बनाऊंगा। 10 दिन में एक मोहल्ला क्लिनिक बनता, बना के तो दिखाओ। 1 तो बना दो, 2 तो बना दो, 3 तो बना दो। 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओगे, पहले 1 बनाओगे तभी तो। अभी तक 1 भी नहीं बना। बनाना थोड़ी है, झूठे वादे करने हैं। पहले कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, अब ये झूठे वादे करते हैं। उसके बाद आज सिद्धू साहब ने खुद ही बोला, चन्नी साहब ने ऐलान किया कि रेता 5 रुपए फुट मिलेगा। आज सिद्धू साहब ने उनकी स्टेज पे आके बोल दिया चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। वो कहता है रेता अभी भी 20 रुपए फुट मिल रहा है, 5 रुपए फुट नहीं मिल रहा कहीं भी पूरे। वो भी झूठ बोला। आज मैं महिलाओं के बीच में गया था, मैंने महिलाओं में ऐलान करा कि हमारी सरकार बनेगी, पंजाब में हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए महीना हम उसके अकाउंट में डालेंगे। आप देख लेना, यकीनन
अगले 2 दिन के अंदर चन्नी साहब भी ऐलान करेंगे, मैं भी डालूंगा। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं 2 महिलाओं के ही अकाउंट में डाल देना, डालना तो सही, कुछ करो तो सही। आज मेरे को आपके बीच में आना था, उनको पता चल गया कि केजरीवाल लुधियाना में ऑटो वालों से मिले, सवेरे सवेरे आपके बीच में पहुंच गए। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, आपने जो जो वादे करे हैं इनको ऑटो वालों को कि सारे चालान माफ करेंगे, और क्या क्या भाई साहब, येलो लाइन बनाएंगे, सारे चालान माफ करेंगे, ये कर दो, वरना ये सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे, सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। और मैं अभी से चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि कल और परसों में टीचर से मिल रहा हूं। वो कच्चे टीचर जो है उनसे मिल रहा हूं, वो बेचारे पानी की टंकी पे चढ़े पड़े हैं 2 महीने से। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं उनका काम करा दो, नहीं तो मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूं। ऐसे नहीं मानते ये। तो दोस्तों, अब आपसे जो 2 बातें दिल्ली के ऑटो वालों ने करी थी, आपसे भी यही निवेदन है कि पूरे पंजाब के जितने ऑटो टैक्सी वाले हैं उनको, आपकी तो सबकी यूनियन है, उनको सबको इकट्ठा कर लो। हर टैक्सी और हर ऑटो के पीछे आम आदमी पार्टी का पोस्टर होना चाहिए। और दूसरा ये वाला, ये दिखा दो। एक मौका केजरीवाल नो, सही है ना? ये ऑटो, ये वाला पोस्टर सबके पीछे। देखो, मैं आपसे सहमत हूं, 1 मिनट लगाएंगे। जिस दिन सारे जने इकट्ठे हो जाएंगे ना, दिल्ली के ऑटो वालों को भी बड़ा तंग करा था उन्होंने एक बारी, लेकिन सारे जने इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा एक बार सरकार बदलने दो, फिर दिखाते हैं तुमको। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और पंजाब के लोग तो कतई नहीं डरते, उन्होंने मोदी को झुका दिया अभी। तो आप कौन सा इनसे डरने वाले हो? आप कौन सा इनसे डरने वाले हो? नहीं। तो दोस्तों, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, पंजाब में अच्छे अस्पताल बनाएंगे, जैसे दिल्ली में करा। 24 घंटे बिजली करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, पंजाब का भविष्य बनाएंगे, आपके परिवार का भविष्य बनाएंगे। लेकिन उसके पहले सरकार बननी जरूरी है। तो एक तो सारे जने पोस्टर लगाएंगे, और दूसरा, जो सवारी बैठेगी, हर सवारी आपके पास आधा घंटा मिलता है उसको सवारी के साथ, हर सवारी को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोले सोनिहा। रंग दे बसंती चोला हो, आज रंग दे हो माए, रंग दे मेरा, रंग दे बसंती